हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज से हम क्लास 11th की बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। सो जो नाम है इस चैप्टर का वो अपने आप में ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब है? इस पूरी की पूरी दुनिया में जितने इस पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सो जैसे ही मैं कहती हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो ये सारी चीजें इंक्लूड कर लेगा। प्लांट्स भी इंक्लूड करेगा, कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, एनिमल्स भी, सभी के सभी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म टर्म के अंदर आ जाएंगे। सो जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, अपने आप में ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप सारी लिविंग चीजों के बारे में पढ़ोगे, है ना। तो जब आप छोटे बच्चे थे आपने स्कूल में ये पढ़ा है कि कुछ चीजें होती है जो लिविंग होती है, कुछ चीजें होती है नॉन लिविंग होती है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो हम लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं या फिर कब कहेंगे कि कोई लिविंग है? सो अगर उसमें सेल है, अगर वो सेल वर्क कर रही है, अगर सिंगल सेल भी है एंड वो अपने सारे काम कर रही है, मेटाबॉलिज्म कर रही है एंड जो भी बेसिक काम होते हैं एक सिंपल सेल के, तो वो सारी भी अगर वो सेल कंटेन करती है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ। जैसे कि अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अमीबा अमीबा के पास सिर्फ एक सेल है, वो सारे काम अपने उसी एक सेल से करता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर। यूनि मतलब वन, सेल्युलर मतलब सेल। उस बेचारे के पास सिर्फ एक सेल है और वो उसी एक सेल से अपने सारे इंपॉर्टेंट काम करेगा, तो हम कहेंगे कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, सो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? सो सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज लिविंग। कब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहेंगे या किसी भी चीज को कब हम लिविंग कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, हमारी पूरी की पूरी जो दुनिया है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग है। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सारे के सारे बहुत ही डिफरेंट टाइप के, इसी वजह से हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी। बहुत ज्यादा बड़ी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो आपको वो पढ़नी है। एंड जब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है तो आपको क्लासिफिकेशन करना भी जरूरी है, आपको क्लासिफाई करना भी जरूरी है, आपको कैटेगराइज करना भी जरूरी है। तब आप पढ़ते हो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कि आप कैसे कैटेगराइज करोगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर आपको पढ़ना है टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प से आप क्या करोगे? कैटेगराइजेशन करोगे, अरेंज करोगे सारे डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले पढ़ने से व्हाट इज लिविंग, या कब कहते हो आप कि कोई भी चीज लिविंग है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जैसे हर एक चीज का कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, राइट। सो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या फिर लिविंग का कुछ कैरेक्टर होता है। तो वो क्या होता है? तो जैसे कि मैंने बोला कि उसको एक ना एक सेल कंटेन करनी चाहिए, ठीक है। सो सेल होनी चाहिए, एक लिविंग सेल होनी चाहिए। सो जब भी हम लिविंग को कोशिश करते हैं कि हम लिविंग को आइडेंटिफाई, सो जब भी हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं लिविंग को, तो हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो क्या करे? ग्रो करे, जो क्या करे? रिप्रोड्यूस करे, मतलब अपने ही जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करना रिप्रोडक्शन होता है। सो अगर कोई भी सेल ग्रो कर रही है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो लिविंग है। अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो हम कहेंगे लिविंग है। अगर सेंस कर सकती है वो ऑर्गेनिज्म, क्या कर सकती है? अगर उसके पास ये एबिलिटी है कि वो सेंस कर सके, तो भी हम कहेंगे लिविंग है। ओके, सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ओके, सो हम कैटेगराइज कर रहे हैं, हम इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में भी कैटेगराइज कर रहे हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो एब्सोल्युटली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में भी आप देख सकते हो, है ना। जैसे कि ग्रोथ। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सो सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं। तो कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो कि लिविंग नहीं है बट वो ग्रो करती हैं, जैसे कि माउंटेन्स। माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, राइट। एंड कभी कभी कहीं पे माउंटेन्स नहीं होते बट ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस वहां पे माउंटेन्स बन जाते हैं, है ना। सो ये सारी चीजें ग्रोथ ही दिखाती हैं, है ना। अगर कोई माउंटेन लेट्स से 200 फीट का है एंड 4 सालों में अगर वो 400 फीट का हो जाता है तो वो भी एक ग्रोथ हुई, पर वो माउंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, राइट। सो इसी वजह से मैंने बोला कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि एकदम एब्सोल्यूट नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसमें से एक ग्रोथ है। सो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ।
ठीक है। सो मास भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि आप जब छोटे बच्चे थे आपकी हाइट भी कम थी एंड नंबर ऑफ सेल्स भी आपके बॉडी में कम थे। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, मसल्स बढ़ती हैं, आप हाइट में भी ग्रो करते हो, आप हेल्थ में भी ग्रो करते हो। तो ये एक तरीका है ग्रो करने का, आप मास में ग्रो कर रहे हो। इसके साथ ही साथ आप नंबर्स में भी ग्रो करते हो, आपकी जितनी सेल्स हैं वो बढ़ती जाती है, तो आप मास में भी ग्रो कर रहे हो, आप नंबर में भी ग्रो कर रहे हो, राइट। सो ऐसे ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन, है ना। ह्यूमंस में दो तरीके की सेल डिवीजन होती है, एक माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, मतलब माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है। इन दोनों ही सेल डिवीजन के थ्रू हम ग्रो करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं। देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, वो एक सेट पीरियड ऑफ टाइम तक ही ग्रो करते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं वो जब तक उनकी लाइफ होती है तब तक उनमें ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। Okay, in plants the growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. So अपनी पूरी लाइफ स्पैन में वो ग्रो करते हैं। बट एनिमल्स में क्या होता है, एक ऐसा फेज आता है जिसमें हाई पीक पे होता है एंड देन फिर ये ग्रोथ क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, या फिर ग्रोथ नहीं होती, आप ये कह सकते हो, राइट। सो जो प्लांट्स है वो लाइफ टाइम ग्रो करेंगे। इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, एक सर्टेन एज तक ही जो एनिमल्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एनिमल्स, ऑफ कोर्स एनिमल्स ही, वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करेंगे। सेल डिवीजन occurs in certain tissues and it replaces the lost cell. तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में होती है, राइट। जो पुरानी सेल्स हैं उनकी जगह नई सेल्स ले लेती है, जो कि सेल थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो जब आगे आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें एक सेल थ्योरी आपने पढ़नी है। सो सेल थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करता है, एंड जो सेल डिवीजन है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो सेल्स हैं जो खत्म हो रही हैं, जिनको हमने लूज कर दिया है, उनको रिप्लेस करती है न्यू सेल्स। अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जिन बेचारों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, तो उनके लिए जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो सिनोनिमस हो गई, है ना। अगर एक सेल से वो दो सेल बनाते हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन ही हो गया, राइट, बिकॉज ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लेंगे, राइट। So unicellular organisms grow by cell division. One can easily observe in the vitro cultures by simple counting in the number of cells under the microscope. So आप लैब में सेल ग्रोथ देख सकते हो with the help of a microscope. ठीक है। अब जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं एंड प्लांट्स, दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस म्यूचुअली, दैट इज अ एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों दूसरी अलग अलग इवेंट्स हैं, बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इज सेम, ठीक है। Okay, and we have to remember, we must remember that increase in body mass is considered as the growth, but non-living objects also grow if we take increase in the mass, है ना। so इसी वजह से जैसे मैंने माउंटेन का एग्जांपल दिया, तो वो भी मास में ग्रो कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ये एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ग्रोथ का, बट वी कैन लाइक we can include this growth as a characteristic feature of living organism. Okay, इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, the living organism growth is in from inside. The growth therefore cannot be taken as the defining or defining property of living organism. इसीलिए it's not the main characteristic feature of living organism. Next we have reproduction. So reproduction is again a important feature of living organism. बट ऐसा नहीं कह सकते जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो लिविंग नहीं है, राइट। जो कि वर्कर बीज होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, बट दे आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कि म्यूल है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कई सारे ह्यूमंस ऐसे होते हैं, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बट दे आर स्टिल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो रिप्रोडक्शन भी एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। कई सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो सिंपली यहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन को भी एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं माना है, बिकॉज कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लिविंग है, दे डू हैव सेल एंड सेल डिवीजन भी हो रही है, मेटाबॉलिज्म भी हो रही है, बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो हमने रिप्रोडक्शन को भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं माना। देन वी हैव मेटाबॉलिज्म। यस, metabolism is absolute characteristic feature of living organism. कैसे? All living organisms are made up of chemicals, जिसे हम कहते हैं बायोकेमिकल्स। क्या कहते हैं हम, बायोकेमिकल्स कहते हैं।
अभी जो मेटाबॉलिज्म है दो रिएक्शंस का सम है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिज्म। ओके, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, सो ये दोनों ही रिएक्शंस किसके अंदर आती है, मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है। सो जो कैटाबॉलिज्म है और जो एनाबॉलिज्म है आप इनको कलेक्टिवली कह सकते हो ब्रेकअप रिएक्शंस एंड मेकअप रिएक्शंस। सो कैटाबॉलिज्म में आप किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। आपने एक बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, आप ऐसे ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को गैदर करके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को गैदर करके आप क्या कर रहे हो, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हो, दैट इज एनाबॉलिज्म। अब ये दोनों ही जो रिएक्शंस है वो मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। आपकी बॉडी में बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी बॉडी में चलती रहती हैं। These chemicals, small and big, belonging to the various classes, size and functions, etc., are continuously being made and changed into some other biomolecules. सो ये चलता रहता है। सो इसका एग्जाम्पल अगर कैटाबॉलिक रिएक्शन का मैं एग्जाम्पल आपको दूं, सो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है आप उसमें क्या कर रहे हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई आपकी रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में आप अपना फूड ब्रेक डाउन कर रहे हो। एंड एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है, ये होगी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस आपकी एनाबॉलिज्म का पार्ट हो गया एंड रेस्पिरेशन आपका कैटाबॉलिज्म का पार्ट हो गया। सो एक और बहुत ही क्लासिक एग्जांपल अगर मैं दूं, सो जैसे कि कैटाबॉलिज्म में आप क्या कर रहे हो, प्रोटीन को आप अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। अगर आप अमीनो एसिड्स को प्रोटीन बना रहे हो अमीनो एसिड से, तो वो क्या बन गई, वो बन गई आपकी एनाबॉलिक रिएक्शंस। सो ये जो रिएक्शन है इट इज अ एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती है। Okay, so thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside a living organism, इसी वजह से हमने बोला it is a characteristic feature of living organism। ये यूनिसेलुलर सेल में भी होगा, मल्टी सेलुलर सेल में भी होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल जो कि सारे काम करेगी। मल्टी सेलुलर मतलब वी हैव मल्टीपल सेल्स एंड इनके पास वर्क डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिविजन ऑफ लेबर ऑलरेडी हुआ है जिसमें वो सारे अपने काम करते हैं। All plant animals and fungi and microbes exhibit metabolism. So जितने भी animals हैं, जितने भी plants हैं, fungi हैं, microbes हैं, सारे के सारे metabolic activities contain करते हैं, and it is the sum total of chemical reaction which occurs in our body. Okay, have cellular organization of the body is defining feature of life forms. जो cellular organizations हैं, ओके, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कॉन्शियस भी होते हैं, राइट, यू आर अ कॉन्शियस, आपको सेंस है, राइट, इन्वायरमेंट का भी सेंस है एंड आपको अपनी खुद की बॉडी का भी सेंस है, राइट। देन वी हैव the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense our surrounding and environment। हम हमारे सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। अगेन इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वी कैन इवन रिस्पॉन्ड टू दिस सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो जिसे हम कहते हैं स्टिमुली कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसको आप रिस्पॉन्स करते हो, राइट। अगर मैं आपको पिंच करूँ तो यू विल रिस्पॉन्स एंड दैट विल बी द स्टिमुली फॉर यू। ओके, इट कुड बी फिजिकल, स्टिमुली हो सकती है फिजिकल जो कि चेंज क्रिएट करने की कैपेबल है, वो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है एंड बायोलॉजिकल भी हो सकती है, बिकॉज वी कैन सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। सो हमारे पास स्पेशल सेंस ऑर्गन्स है जिसके थ्रू हम हमारे एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी कर सकते हैं। ओके, all organisms from the prokaryotes all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environments, that is ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, ये सारे के सारे ही अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं।
सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इनके नाम में प्रो है बट दे आर नॉट प्रो सेल्स, ये होते हैं प्रिमिटिव सेल्स, राइट। ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, इनमें डीएनए भी डिफाइंड नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है, एंड इनके पास सेल बाउंड्रीज भी नहीं है, सो कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, ये प्रिमिटिव सेल्स है, एंड सेल ऑर्गेनल्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स सही मायनों में प्रो सेल्स है, बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स भी है, ये सारे के सारे डिफाइंड स्ट्रक्चर हैं, आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ओके ये दोनों ही जो सेल्स हैं, जिन भी प्रोकैरियोट्स भी सेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, एंड यूकैरियोट्स भी सेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, इसी वजह से हमने बोला इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सराउंडिंग का सेंस, इन्वायरमेंट का सेंस आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सेंस कर सकती है। तो प्लांट्स भी सेंस कर लेते हैं, राइट, प्लांट वाटर को भी सेंस करते हैं, लाइट को भी सेंस करते हैं, मतलब अपनी इन्वायरमेंट इन सराउंडिंग को सेंस कर रहे हैं। वैसे ही लोअर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे ही इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं एंड अपनी सराउंडिंग को भी सेंस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये है डिफाइनिंग फीचर। और जिससे आप ये बोल सकते हो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, आपको खुद का भी कॉन्शियसनेस होता है। ओके दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर। सो ये कुछ डिफाइनिंग फीचर थे जो कि ये डिफाइन करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। ओके सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर की कैटेगरी है जो कि डिफाइनिंग या एब्सोल्यूट फीचर नहीं है, इवन दो इट इज अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट और डिफाइनिंग। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, सेंस ऑफ सराउंडिंग एंड स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना एब्सोल्यूट फीचर है, एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सोल्यूट फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सोल्यूट फीचर है। तो ये सारे के सारे एब्सोल्यूट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक आप किसी भी एलिमेंट में देखते हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके सो वी आर क्लियर विद दिस। सो हमने पहला टॉपिक जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना था वो क्लियर कर लिया है, वो सारे ऐसे फीचर्स जिसके प्रेजेंस में हम कह सकते हैं कि दिस थिंग और दिस ऑब्जेक्ट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। So I hope this thing is clear and understandable. If you have any doubt, any question, any query, you can comment down your doubts and हम वो clear कर देंगे, right? And in the next class we'll move to the diversity of living world कि कितना diverse है, कितने तरीके के plants, कितने तरीके के animal species, ये सारी चीज़ें हम next class में पढ़ेंगे। So अगर आप इस channel में पहली बार आए हैं तो you can subscribe this channel and share it with your friends and have a great day ahead. Thank you so much for watching this video. Till then, take care. Bye.